प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 8 में वर्णित कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है 12 मासा से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का परिचय हमने वीडियो भाग 1 में पढ़ा है और मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है 12 मासा, इसे हमने वीडियो भाग 2 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है, आत्मसात कर लिया है। तो आइए आज हम 12 मासा से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करें। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरहिणी नागमती की विरह व्यथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। अगहन मास की विशेषता बतानी है और उसके बाद उसके साथ साथ विरह में भरी हुई नागमती की विरह कथा का चित्रण भी प्रिय विद्यार्थियों आपको अपने स्वयं के शब्दों में ही प्रस्तुत करना होगा। इस प्रश्न में आपके शब्दों में उत्तर चाहा गया है। जैसा कि हमने वीडियो में बहुत अच्छी तरह से इस पाठ को पढ़ लिया है, अगहन मास की विशेषताएं सबसे पहले बताते हुए आपको नागमती की व्यथा कथा का चित्रण करना है। जैसा कि अगहन मास बहुत तेज ठंड के साथ शुरू होता है, अगहन मास में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हुई चली जाती है। विरह में भरी हुई नायिका के लिए विरह की ये रातें, लंबी लंबी रातें काटना बहुत कष्टप्रद और दुख से भरा हुआ कार्य होता है। दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन रात को काटना विरह में भरी हुई नायिका के लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाला होता है, बहुत ज्यादा कष्टप्रद होता है। साथ ही साथ अगहन मास का जो महीना होता है, इस महीने में नायिका विरह की अग्नि में इस प्रकार से जलती है जिस प्रकार दीपक में बत्ती जलती है। जिस प्रकार दीपक में बत्ती जलती है, उसी प्रकार नायिका भी विरह की अग्नि में जलती रहती है। हम अपने शब्दों में इसका उत्तर प्रस्तुत करेंगे। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगहन मास में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती है। दिन रात की जो समयावधि है, इसका परिवर्तन नायिका नागमती के लिए, जो विरह पीड़ा में भरी हुई है, जो विरह की अग्नि में जल रही है, विरहिणी नागमती के लिए बहुत ही कष्टप्रद होती जा रही है। दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन रात काटना बहुत कष्टप्रद होता है। परंतु रात में उसके प्रियतम की याद उसकी विरह वेदना को अत्यंत बढ़ा देती है। और इस प्रकार जो अगहन का महीना है, इस अगहन के महीने में बढ़ी हुई शीत में, क्योंकि ठंड बढ़ जाती है, नागमती दिन की तरह छोटी यानी दुर्बल हो गई है और उसकी विरह वेदना रात की तरह लंबी होती चली गई है। जिस प्रकार की अगहन मास में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती है, यहाँ पर विरह में भरी हुई नागमती दिन की तरह दुर्बल और छोटी हो गई है और उसकी विरह वेदना और अधिक बड़ी हो गई है। प्रिय के वियोग में अगहन मास की ये ठंडी ठंडी रातें काटे नहीं कटती, बहुत ही कष्टपूर्ण स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति में विरह पीड़ा में जलती हुई नागमती विरह की अग्नि में ऐसे जलती है मानो दीपक में बत्ती जल रही हो, जैसे दीपक में बत्ती जलती हो। नागमती को सजना संवरना भी सुहाता नहीं है, अच्छे रेशमी वस्त्र पहनना भी उसे भाता नहीं है, वह रंग बिरंगे वस्त्र धारण नहीं करती। साथ ही साथ नागमती का यौवन और जीवन दोनों ही जलकर भस्म से हो गए हैं इस विरह की अग्नि में। विरह की अग्नि इतनी अधिक मात्रा में प्रबल हो गई है कि नागमती का यौवन और नागमती का जीवन इस विरह की अग्नि में जलकर भस्म होता हुआ जा रहा है। और भस्म होने के साथ ही साथ उसका शरीर भस्म होकर राख में बदल गया है। नागमती कोए और भ्रमर के माध्यम से अपने प्रियतम को यह संदेश भी भिजवा रही है कि नाग, काग और भ्रमर, आप जाकर मेरे प्रियतम से यह मेरा हृदय का संदेश कह देना कि तुम्हारी विरह की पीड़ा में
तुम्हारी प्रिय पत्नी नागमती बहुत अधिक पीड़ित है, बहुत अधिक विरह वेदना से दग्ध है और इस विरह वेदना में वह जलकर मर चुकी है और उसके जलने से उसके शरीर से जो धुआं निकला है, उस धुएं में हम दोनों ही यानी भ्रमर और काग दोनों ही काले हो गए हैं। इस प्रकार का संदेश वह भ्रमर और काग के माध्यम से कहना चाहती है। वह भ्रमर के माध्यम से अपने प्रियतम के पास संदेश भिजवाती है और ऐसा अनुरोध करती है। वह भ्रमर और कोए से कहती है कि तुम जाकर मेरे प्रियतम से ऐसे कहना कि तुम्हारी प्रिय पत्नी तुम्हारे विरह की आग में जलकर मर गई और उसके शरीर से जलने से जो धुआं निकला, उस धुएं से हम यानी भ्रमर और कौआ काले हो गए हैं। इस प्रकार अगहन मास में, मार्गशीर्ष मास में विरहिणी की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, जियत खाई मुए नहीं छांडा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जैसा कि हमने इस पाठ को पढ़ते समय, इस काव्य को पढ़ते समय बहुत अच्छे से इसका अर्थ समझ लिया है। जियत खाए मुए नहीं छांडा, जीते हुए यह अपने शिकारी पक्षी को पकड़कर उसका शिकार करके उसको खा जाता है। जियत खाए, शिकारी पक्षी बाज के बारे में यहाँ कहा गया है कि बाज जो अपने जिस भी पक्षी का शिकार करता है, वह शिकार किए गए पक्षी को जियत खाए, जीवित ही खा जाता है, उसको खाता रहता है। मुए, मुए से आशय है मरने पर भी यह बाज पक्षी अपने शिकार को नहीं छांडा, नहीं छोड़ता है। बाज पक्षी जिस भी पक्षी का शिकार करता है उसको जीवित ही खा जाता है और उसको मरने के पश्चात भी उस पक्षी को छोड़ता नहीं है। इस पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन प्रिय विद्यार्थियों आपको अपने शब्दों में करना है। आपने बहुत अच्छी तरह से इस काव्यांश को पढ़ लिया है, समझ लिया है, आत्मसात कर लिया है। जैसा भी आपने इसका अर्थ अपने मस्तिष्क में समझा है, उसे व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध करते हुए शब्दों के माध्यम से अपने स्वयं के शब्दों में इसका उत्तर प्रस्तुत करने का प्रयास करें। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नागमती अपने पति के परदेश जाने के बाद वियोग में जल रही है। वियोग की अग्नि में नागमती जल रही है, क्योंकि उसका पति चित्तौड़ का राजा रत्नसेन सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती से विवाह करने के लिए चला गया है और ऐसी परिस्थिति में नागमती अपने पति के विरह में, प्रेम की अग्नि में, विरह की अग्नि में जल रही है। कवि जायसी ने नायिका के वियोग से उत्पन्न पीड़ा को बाज के रूप में चित्रित किया है। जिस प्रकार बाज पक्षी अपने जीवित शिकार को नोच नोच कर खाता है और उसको मरने के बाद भी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार कवि जायसी ने नायिका के वियोग से उत्पन्न विरह पीड़ा को बाज पक्षी के रूप में चित्रित किया है। बाज पक्षी के रूप में चित्रित किया है। जिस तरह बाज पक्षी अपने शिकार को नोच नोच कर खाता है, वैसे ही विरह में दग्ध, विरह में जलती हुई विरह रूपी बाज नागमती को जीवित ही नोच नोच कर खा रहा है। जो विरह में पीड़ित है, विरह में जल रही है नागमती, उसको विरह रूपी बाज नोच नोच कर खा रहा है। विरह रूपी बाज के रूप में विरह को दिखाया गया है। कवि जायसी ने विरह को बाज पक्षी के रूप में चित्रित किया है, जो विरह के रूप में नागमती को नोच नोच कर खा रहा है। जैसे ही विरह रूपी बाज नागमती को जीवित ही नोच नोच कर खा रहा है, उसे लगता है कि जब यह विरह रूपी बाज उसे पूरी तरह से खा जाएगा, नागमती को ऐसे लगता है, क्योंकि वह विरह की पीड़ा में पीड़ित है, विरह वेदना से दग्ध है, विरह की अग्नि में वह जल रही है। उसे ऐसे लगता है कि यह विरह रूपी बाज उसे पूरी तरह से
जब तक नहीं खा लेगा तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यानी जियत खाए जीवित होने की अवस्था में तो बाज अपने शिकार किए गए शिकार को खा ही लेता है और मरने के बाद भी वह उसे जल्दी से नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से नागमती को ऐसे लगता है कि नागमती को जीवित ही नोच नोच कर यह विरह रूपी बाज खा रहा है। उसे लगता है कि जब तक यह विरह रूपी बाज उसे पूरी तरह से नहीं खा लेगा तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। विरह अग्नि में जलती हुई नागमती के लिए पति से वियोग की स्थिति बहुत अधिक कष्टप्रद है, बहुत अधिक विरह से भरी हुई है, बहुत अधिक कष्टप्रद है। अगला प्रश्न है, माघ महीने में विरहिणी को क्या अनुभूति होती है? माघ के महीने में विरह से पीड़ित नायिका को क्या अनुभूति होती है, इसका वर्णन हमें इस प्रश्न के उत्तर में करना है। जैसे ही माघ का महीना आता है, ठंड बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। माघ के महीने में ही वर्षा भी होती है, जिसे महावट कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में विरह वियोग में जलने वाली नायिका अपने हृदय में भरे हुए विरह को अपने नेत्रों के माध्यम से, अपने आंसुओं के माध्यम से व्यक्त करती है। विरह में भरकर वह नायिका लगातार नेत्रों से अश्रुधारा बहाती रहती है। ऐसे लगता है मानो महावट की वर्षा हो रही हो। इस प्रकार विरह की अग्नि में नायिका बहुत अधिक मात्रा में पीड़ित होती रहती है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, माघ के महीने में शीत अपने विकराल रूप में विद्यमान होती है और शीत से विरहिणी का शरीर थर-थर कांपता है। शीत से उसका शरीर थर-थर कांपता है और विरह की अग्नि से उसका हृदय कंपायमान हो जाता है। विरह की अग्नि में वह जलती है, उसका हृदय कंपायमान हो जाता है। शीत से विरहिणी का शरीर थर-थर कांपता है और विरह की अग्नि से उसका हृदय कंपायमान हो जाता है। वह अपने प्रियतम से आग्रह करती है कि हे प्रियतम, आप सूर्य बनकर शीघ्र आ जाओ, आप सूर्य की तरह चमकते हुए, गर्मी फैलाते हुए आ जाओ, तभी मुझे इस शीत से छुटकारा मिल सकेगा। जो शीत मेरे शरीर में व्याप्त हो गई है, उस शीत से छुटकारा तभी मिलेगा जब मेरे प्रियतम सूर्य के रूप में गर्मी फैलाते हुए यहाँ तक आएंगे। वह अपने प्रियतम से आग्रह करती है कि वे सूर्य की तरह तपते हुए आए, तभी उसे इस शीत से मुक्ति मिल सकेगी। नागमती अपने प्रियतम से कहती है कि उसका यौवन पुष्प के समान है और वह भ्रमर बनकर इस पुष्प का रसपान कर ले, क्योंकि यह जो महीना है ये माघ का महीना है। ये काम वासना उद्दीप्त करने का महीना है, जिसमें आम्र मंजरी फलती है, पेड़ पौधे पत्तों से भर जाते हैं और इस प्रकार की स्थिति में विरह वेदना बहुत अधिक कष्टप्रद होती हुई चली जाती है। नागमती कहती है कि मेरा यौवन खिले हुए पुष्प के समान है। वह अपने प्रियतम को संबोधित करती हुई कहती है कि तुम इस खिले हुए पुष्प का भ्रमर बनकर रसपान क्यों नहीं कर लेते, तुम आकर मेरी इस विरह की पीड़ा को समाप्त क्यों नहीं कर देते। नागमती अपने प्रियतम से कहती है कि उसका यौवन पुष्प के समान है और उसके पुष्प के समान उसके यौवन पर उसका प्रियतम भ्रमर बनकर आ जाए और इस पुष्प का रसपान कर ले, तभी उसकी विरह वेदना समाप्त हो सकेगी। जाड़े की इस ऋतु में जो वर्षा होती है, जिसे महावट कहा जाता है, नायिका कहती है कि विरह की अग्नि, विरह की वेदना, विरह का भाव उसके हृदय में इतनी अधिक प्रबलता के साथ जम गया है, इतनी प्रबलता के साथ उमड़ घुमड़ रहा है, जो उसके नेत्रों के माध्यम से आंसू बनकर के बह रहा है। जिस प्रकार महावट की वर्षा हो रही है, उसी प्रकार से नायिका के नेत्र भी लगातार टपक रहे हैं, उसके आंसुओं की धारा लगातार प्रवाहित होती जा रही है। अर्थात वह दिन रात अपने प्रियतम के वियोग में अश्रुपात करती रहती है, उसके आंसुओं की धारा लगातार बहती रहती है। वर्षा जब होती है, वर्षा में भीगी हुई स्थिति में वह कहती है, नायिका जो विरह में भरी हुई है, वह वर्षा में भीगे हुए बदन के साथ में
भीगे हुए वस्त्रों के साथ में भी और उसके ऊपर धारण किए आभूषणों के साथ में भी बहुत ही कष्टप्रद स्थिति में स्वयं को पाती है। गीले वस्त्रों में और आभूषणों में उसे ऐसे लगता है मानो ये सब उसके शरीर को तीर की तरह चुभ रहे हों, उसको वेदना प्रदान कर रहे हों। वर्षा में भीगी हुई नागमती को गीले वस्त्र तथा आभूषण भी तीर के समान चुभ रहे हैं। उसे बनाव श्रृंगार करना नहीं सुहाता, नए वस्त्र धारण करना उसे नहीं सुहाता। वह तो विरह में भरी हुई है। प्रियतम के विरह में तड़पते हुए वह कहती है कि उसकी गर्दन भी सूख कर बिल्कुल कांटे की तरह हो गई है, उसकी गर्दन सूख कर पतले डोरे की तरह हो गई है, पूरी तरह से निर्बल हो गई है। वह कहती है कि प्रियतम के विरह में तड़पते हुए उसकी गर्दन सूख कर डोरे के समान निर्बल हो गई है। जिस प्रकार डोरा होता है, धागा होता है, उस प्रकार उसकी गर्दन भी बहुत ही निर्बल और पतली हो गई है। उसे लगता है कि विरह की अग्नि में जलकर उसका शरीर भी राख हो जाएगा। इस प्रकार विरह में भरी हुई विरहिणी की विरह व्यथा का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढांखें किस माह में गिरते हैं? इससे विरहिणी का क्या संबंध है? वृक्षों से पत्तियां गिरती है, वनों से ढांखें गिरती है, किस माह में गिरती है? जैसा कि हमने वीडियो में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, फाल्गुन मास में वनों से पत्तियां नीचे गिरती है और वनों से ढाके नीचे गिरती है। जो ढाक के वन होते हैं, पलाश के जो पुष्प होते हैं, वे फाल्गुन मास में फलते फूलते हैं और पूरा का पूरा दृश्य उनसे भर जाता है। इस प्रकार वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढाकें फाल्गुन मास में गिरती है। इससे विरहिणी का क्या संबंध है? जिस प्रकार से पेड़ के पत्ते पक कर पीले रंग के हो जाते हैं और वे पीले रंग के पके हुए पत्ते पेड़ से टूट कर नीचे गिर जाते हैं, उसी प्रकार से विरह में भरी हुई नागमती भी अपने हृदय में अपने प्रियतम से मिलने के आशा के भाव को छोड़ देती है और उसका मन हताशा निराशा से भर जाता है। उसे लगता है कि जिस प्रकार ये पीले हुए पत्ते किसी दिन बहुत सुंदर और सौंदर्य से भरे हुए थे, लेकिन समय के साथ ये पीले होकर अब पेड़ से नीचे गिर रहे हैं, उसी प्रकार भानुमति को भी ऐसे लगता है कि उसका रूप सौंदर्य, उसका रूपवान शरीर, उसका सौंदर्य से भरा हुआ शरीर भी अब उसके प्रियतम के बिना, प्रियतम के वियोग में प्रेम की अग्नि और विरह की अग्नि में जलकर फीका पड़ता जा रहा है। जिस प्रकार पेड़ से गिरे हुए पत्ते पीले पड़ते जा रहे हैं, उसी प्रकार से उसका रूप सौंदर्य भी पीला और फीका पड़ता जा रहा है। इस प्रकार हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि फाल्गुन मास में वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढाकें गिरती है। विरहिणी के लिए यह मास बहुत अधिक कष्ट प्रदान करने वाला होता है। चारों ओर गिरती हुई पत्तियां उसे अपनी टूटती आशा के समान प्रतीत होती है। जैसे ही पेड़ से पत्तियां नीचे गिरती है, विरह में भरी हुई विरहिणी स्त्री को ऐसे लगता है कि उसकी आशाएं भी अब उससे दूर होती जा रही है। हर एक पीला होकर गिरता हुआ पत्ता उसके मन में विद्यमान प्रियतम से मिलन की आशा को धूमिल करता है। जो उसके हृदय में प्रियतम से मिलने की आशा है, आकांक्षा का भाव है, हर पेड़ से गिरता हुआ पीला होकर नीचे गिरता हुआ पत्ता उस आशा को और कमजोर कर देता है और धूमिल कर देता है। जिस प्रकार फागुन मास में पेड़ के पत्ते पीले रंग के हो जाते हैं, वैसे ही प्रियतम के विरह में जल रही नायिका का सौंदर्य व रूप भी पीला पड़ जाता है, रूप सौंदर्य फीका पड़ जाता है। इस प्रकार फागुन मास उसके दुख को कम करने के स्थान पर और अधिक बढ़ा देता है। फाल्गुन मास में विरह में जलती हुई उस विरहिणी का कष्ट और अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, विरह वेदना बढ़ जाती है। नागमती के मन में न तो आशा है और न ही उत्साह, आशा और उत्साह का संचार नहीं हो पा रहा है। उसके मन में उल्लास भी नहीं है और आशा भी नहीं है। साथ ही साथ वह हताश होकर इस प्रकार से अपने सोचती है कि अब उसका प्रिय जो रत्नसेन है वो वापस लौटकर
नहीं आएगा। फागुन मास में जब सब लोग होली का उत्साह मनाते हैं, होली के उल्लास में भरे होते हैं, नाचते गाते हैं, उल्लास मनाते हैं, ऐसी स्थिति में ऐसे उल्लास और आनंद से भरे फागुन मास में भी विरह में दग्ध, विरह में जलती हुई विरहिणी का, नागमती का हृदय बहुत उदासी से भरा हुआ है। सब लोग होली के उल्लास में भरे होते हैं, परंतु विरहिणी नागमती का हृदय तो विरह की आग में जल रहा है। नागमती का हृदय विरह की आग में जल रहा है। उसका हृदय तो विरह से पीड़ित हो गया है और इस प्रकार से नागमती को ऐसे लगता है कि वह अपने शरीर को जलाकर राख कर दे और पवन से प्रार्थना करती है कि वह उसके शरीर को जलकर हुई राख को उड़ाकर उस मार्ग पर बिखेर दे जहां उसका प्रियतम अपने चरण रखेगा। और इस प्रकार नागमती की प्रिय मिलन की उत्कट इच्छा व्यक्त हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। पियसो कहेऊ संदेशड़ा, ए भंवरा ए काग, सो धनि बिरहे जरि मुई, तेहिक धुआं हम लाग। इन पंक्तियों की व्याख्या प्रस्तुत करनी है। रकत ढरा मासु गरा, हाड भये सब संख, धनि सारस होई ररि मुई, आई समेटहु पंख। तुम बिनु कंता धनि हरुई, तन तिरुवर भाडोल, तेहीं पर विरह जराई के, चहे उड़ावा झोल। यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाऊ, मकुते ही मार्ग होई परो, कंत धरे जह पाऊं। हमें इन पंक्तियों की व्याख्या प्रस्तुत करनी है। इन पंक्तियों की व्याख्या हम इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। पियसो कयऊ संदेशड़ा, ए भंवरा ए काग, सो धनि बिरहे जरि मुई, तेहिक धुआं हम लाग। विरह में पीड़ित नागमती अपनी विरह पीड़ा को व्यक्त करते हुए भ्रमर और कोए को माध्यम बनाकर अपने प्रियतम तक अपने हृदय के संदेश को भिजवाना चाहती है। पियतो कयऊ संदेशड़ा, कि मेरे प्रियतम से जाकर यह मेरे हृदय का भाव व्यक्त कर देना, मेरे हृदय के अंदर जो प्रेम रूपी भाव है उसका संदेश वह अपने प्रियतम तक पहुंचाना चाहती है। और इस प्रेम रूपी भाव को अपने प्रियतम तक पहुंचाने के लिए विरह में पीड़ित नागमती भ्रमर को और काग को माध्यम बनाती है। भंवरा और काग को वह माध्यम बनाती है, संदेशवाहक बनाती है, और संदेशवाहक बनाकर वह भंवरे और काग से कहती है कि तुम मेरे प्रिय के पास जाकर के, मेरे प्रियतम के पास जाकर के मेरा यह हृदय का संदेश, मेरा यह छोटा सा संदेश अवश्य जाकर के दे देना। मेरे प्रियतम से ये कहना, सो धनि बिरहे जरि मुई। धनी, धनी से आशय है विरह में भरी हुई नागमती, विरह से भरी हुई नागमती। विरहे जरी, वह विरह पीड़ा में जर जर कर मर गई है, विरह पीड़ा में वह जल कर मर गई है। ये संदेश मेरे प्रियतम तक पहुंचा देना। हे भ्रमर, हे काग, मेरे प्रियतम तक यह संदेश पहुंचा देना कि तुम्हारी प्रिय सो धनी, तो तुम्हारी प्रिय, तुम्हारी प्रिय, तुम्हारी प्रिय, तुम्हारी प्रिय, तुम्हारी प्रिय नागमती है, वह पीड़ा में, वह विरह की पीड़ा में भरी हुई है। बिरहे जरि मुई, और वो जल करके मर गई है। तेहिक धुआं, और उस कारण से जल करके मरने से जो धुआं हुआ है, उस धुएं से हम काले रंग के हो गए हैं, यानी भ्रमर और कोआ काले रंग के हो गए हैं। ऐसा जाकर के अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने के लिए वह भ्रमर और काग को संदेशवाहक के रूप में भिजवाना चाहती है। इन पंक्तियों के माध्यम से विरहिणी नागमती भ्रमर और कोए के माध्यम से अपना संदेश प्रियतम के पास भेजना चाहती है। वह उनसे अनुरोध करती है कि हे भ्रमर, हे काग, तुम तो उड़कर कहीं भी आ और जा सकते हो। मेरे हृदय का ये छोटा सा संदेश
मेरे प्रियतम तक अवश्य पहुंचा देना और उनसे कहना कि तुम्हारी प्रिय पत्नी नागमती सोधनी यानी तुम्हारी प्रिय पत्नी नागमती विरह की आग में जलकर मर गई है। बिरहे जरी मुई, विरह की आग में जल करके मर गई है। और तेहिक धुआं, उसके शरीर के जलने से जो धुआं निकला है उसी से हम भ्रमर और काग दोनों ही काले पड़ गए हैं। इन पंक्तियों में नागमती के विरह भाव का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया गया है। बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण इन पंक्तियों के माध्यम से नागमती के विरह भाव का किया गया है। निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। रकत ढरा मासू गरा, हाड भये सब संख, धनि सारस होई ररि मुई, आई समेटहु पंख। इन पंक्तियों के माध्यम से रकत ढरा मासू गरा, विरह में पीड़ित विरहिणी नायिका कहती है कि उसका विरह से भरकर बहुत ही बुरा हाल है। इतना हाल बेहाल है कि उसका सारा शरीर का रक्त बह गया है, निचुड़ गया है। उसके सारे शरीर का रक्त, सारा खून उसके शरीर से मानो निचुड़ गया है। विरह वेदना में वह इतना रोई है, उसके आंखों से इतना अश्रुपात हुआ है, हृदय की पूरी भावनाएं आंसुओं के माध्यम से प्रकट हुई है। उसे ऐसे लगता है जैसे उसका सारा रक्त निचुड़ गया हो, सारा रक्त बहा दिया गया हो। मांसू गरा, और उसका जो मांस है वो सारा का सारा गल गया है। सारा मांस जगह जगह से गल गया है और गलकर खराब हो गया है। उसका रक्त निचुड़ गया है, उसका मांस गल गया है। हाड़ भय, और उसकी सारी हड्डियां वो शंख के समान हो गई है। जिस प्रकार शंख खोखला होता है उसी प्रकार से उसकी हड्डियां भी अब खोखली हो गई है। वे अब बजने लगी है, उनमें आवाज आने लगी है और खोखली होकर के इस प्रकार से उसकी हड्डियां भी दुर्बल हो गई है, निर्बल हो गई है, कमजोर हो गई है। धनि सारस होई ररि मुए, धनी से आशय है उसकी नागमती विरह में भरी हुई, वह उसकी प्रिया नागमती, विरहिणी नागमती। सारस होई ररि मुई, वह इस प्रकार से जैसे कोई सारस का पक्षी का जोड़ा, सारस पक्षी का जोड़ा, होई ररि मुई, आई समेटऊं पंख। जिस प्रकार से सारस पक्षी का जोड़ा आपस में प्रेम से रहता है, लेकिन अगर उस जोड़े में कोई भी एक पक्षी बिछुड़ जाए तो दूसरा जो बिछुड़ा हुआ पक्षी है वह उस पक्षी की याद में बहुत जोर जोर से चीखता है, बहुत जोर जोर से पुकारता है, उसको याद करता है, उसको आवाज लगाता है और आवाज लगाते लगाते चीखते चीखते ही अपने प्राण दे देता है। इसी प्रकार से यह जो नागमती है यह भी उस सारस पक्षी की तरह हो गई है, जिसका सारस पक्षी का जोड़ा बिछुड़ गया है और अपने बिछुड़े हुए जोड़े की याद करते करते चीखते चीखते जो प्राण दे देता है। उसी प्रकार यहाँ पर यह जो नागमती है यह भी अपने प्रियतम से बिछुड़ गई है और इसका हृदय भी बहुत विरह वेदना में भरकर चीत्कार कर रहा है, अपने प्रियतम को पुकार रहा है और पुकार करके उसकी विरह वेदना को व्यक्त कर रहा है। नागमती को अब ऐसा लगता है कि वह भी उस सारस पक्षी की तरह ही चीख चीख करके अपने प्राण त्याग देगी। आई समेटऊं पंख, और नागमती अपने प्रियतम से ये प्रार्थना करती है कि जब मैं मर जाऊं, मेरे शरीर में से मेरे प्राण निकल जाए, आपको याद करते करते विरह वेदना में जलते जलते जब मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल जाए, तब हे मेरे पति, हे मेरे प्रियतम, आ जाना और मेरे पंखों को समेट लेना, यानी मेरा अंतिम संस्कार कर देना। इस प्रकार विरह में भरी हुई विरहिणी नागमती के शरीर का सारा रक्त निचुड़ गया है, मांस गल गया है और हड्डियां शंख की तरह खोखली हो गई है। जैसे सारस पक्षी की जोड़ी जब बिछुड़ती है तो दूसरा पक्षी जो शेष बच जाता है वह प्रिय पक्षी की याद में रोते रोते अपने प्राण त्याग देता है। उसी प्रकार यह नागमती भी अपनी जोड़ी से बिछुड़ने से बहुत अधिक दुखी है, विरह वेदना में भरकर अत्यंत व्याकुल है और अब विरह वेदना में वह मर रही है। वह प्रियतम से कहती है कि वह आकर इसकी मिट्टी समेट ले, अर्थात इसकी अंतिम क्रिया कर जाए। इस विरह वर्णन पर फारसी का प्रभाव दिखाई पड़ता है।
निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तुम बिनु कंता धनी हरुई तन तिनुवर भाडोल, तेहि पर बिरह जराई कै चहे उड़ावा झोल। तुम बिनु कंता, कंता से आशय है यहां पर प्रियतम पति। तुम बिनु कंता धनी हरुई, धनी से आशय है नागमती। नागमती कहती है कि तुम्हारे बिना प्रियतम, हे मेरे स्वामी, तुम्हारे बिना तन तिरुवर, मेरा जो शरीर है वह तिनके की तरह हो गया है और इधर उधर दुर्बल तिनके की तरह डोलता रहता है, यहां से उड़ करके वहां, वहां से उड़ करके वहां। इस प्रकार तन भी पूरी तरह से तुम्हारे वियोग में दुर्बल हो गया है। तेहीं पर बिरह, और इसके होने के बावजूद, तन के दुर्बल होने के बावजूद विरह रूपी अग्नि, विरह जराई के, यह मुझे दिन रात जलाती रहती है। विरह रूपी अग्नि मुझे दिन रात दग्ध करती रहती है, जलाती रहती है, चाहे उड़ावा झोल, और इस प्रकार मुझे जलाकर जो मेरी राख है उसको भी उड़ाना चाहती है। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से विरह वेदना में जलती हुई नागमती अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्रियतम, तुम्हारे वियोग में यह नागमती इतनी दुर्बल हो गई है कि उसका शरीर तिनके की तरह हवा में उड़ जाता है। उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया है, तिनके की तरह दुर्बल हो गया है कि वह हवा में उड़ सा जाता है। ऊपर से विरह की वेदना उसे जलाकर राख बना रही है। विरह की वेदना में वह जल रही है, विरहाग्नि में वह जल रही है और जल करके वह राख हो रही है, और हवा उस राख को उड़ाना चाहती है, चाहे उड़ावा झोल, और यह वायु है, ये उस राख को उड़ाना चाहती है। निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाऊं, मकुते ही मार्ग होई परो, कंत धरे जह पाऊं। इन पंक्तियों के माध्यम से विरह में भरी हुई नागमती अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करते हुए कहती है कि यह तन, जो ये शरीर है, जारो छार के, इसको जला करके राख में बदल दिया जाए। विरह अग्नि में जलती हुई नागमती ऐसी आकांक्षा कर रही है कि इस जलते हुए बदन को, विरह में जलते हुए बदन को जला करके पूरी तरह से राख में बदल दिया जाए, और उसके पश्चात ये जो राख है ये पवन के माध्यम से, हवा के माध्यम से इसको उड़ा करके ले जाया जाए। मकुते ही मार्ग होई परो, और उस रास्ते के बीच में इस राख को गिरा दिया जाए, डाल दिया जाए। कंत, जहां पर उसके स्वामी, उसके प्रियतम धरे तह पांव, जहां अपना पांव रखेंगे उस स्थान पर इस राख को गिरा दिया जाए। ये प्रार्थना पवन के माध्यम से की जा रही है। विरह में भरी हुई नागमती अपनी आकांक्षा व्यक्त करती है और कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर राख कर दूं, और फिर पवन से प्रार्थना करूं कि तुम इस राख को उड़ाकर उस मार्ग पर बिखेर दो जहां पर मकुते ही मार्ग होई परो, उस मार्ग पर बिखेर दो जहां पर कंत धरे जह पाऊं, जहां पर मेरे प्रियतम अर्थात मेरे स्वामी, मेरे हृदय के स्वामी जहां पर पैर रखेंगे। अर्थात विरह में भरी हुई विरहिणी मरने के बाद भी अपने प्रिय से मिलने की आकांक्षा संजोए हुए हैं। वह चाहती है कि उसके प्रिय से मरने के बाद भी उसका मिलन हो जाए। वह चाहती है कि उसका शरीर जल जाए, जलकर राख में बदल जाए, उसकी बदली हुई, उसकी जली हुई राख को, उस राख को पवन उड़ाकर ले जाए और उस रास्ते पर डाल दे, उस मार्ग में बिखेर दे जहां पर उसके प्रियतम आकर अपना पांव धरने वाले हैं। इस प्रकार से विरह में भरी हुई यह नायिका, विरह में भरी हुई विरहिणी अपने हृदय में इस विरह भाव को प्रकट करती हुई अपने प्रिय से मिलन की आकांक्षा करती है। वह चाहती है कि उसकी राख पर यदि उसका पति, उसका प्रियतम पांव धर देगा तो भी उसको बहुत राहत मिलेगी, उसको सांत्वना मिलेगी, उसको संतोष और राहत का आभास होगा। इस प्रकार से विरह में भरी हुई विरहिणी अपने प्रियतम से, अपने पति से मिलने की आकांक्षी है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 8 में वर्णित कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है 12 मासा से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगली वीडियो में हम अध्याय 9 कवि विद्यापति द्वारा रचित पद जो पदावली से लिए गए हैं का अध्ययन करेंगे।
अगले वीडियो में हम विद्यापति द्वारा रचित पद से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।